में हो जाते हैं। सीबीएसई 2023 बैच का चैप्टर नंबर 4 फिजिकल्स एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इस चैप्टर में आपका स्वागत है। आप ध्यान से अगर सुनेंगे इसको तो ये चैप्टर जरूर समझ में आ जाएगा आपको। इसका पहला है ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। ऑर्गेनाइजेशंस प्रोमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स इसमें कौन कौन सा है, तो आपके जो बेसिक 3 इवेंट इसमें आते हैं। पहला है स्पेशल ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक्स जो है वो उसके अंतर्गत बेसिकली तो मेंटली चैलेंज जो है, इंटेलेक्चुअली चैलेंज लोग हैं उन्हीं के लिए है, लेकिन कुछ फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को भी इसको साथ में, जिनका मेंटल प्रॉब्लम चलते फिजिकल डिसेबिलिटी है, उनको भी साथ लिया जाता है। और यानी कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स को भी साथ रखा जाता है। और ये जो है यूनिक कैनेडी स्टीवर जी के द्वारा शुरू हुआ था। तो आप मेरी बात को 2-4 चीज मेन पॉइंट को सुनिए और बाकी को ना आप रिलेट कर लीजिएगा। जैसे अगर स्पेशल ओलंपिक है मतलब ये ओलंपिक का ही पार्ट है, बाद में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ही एक पार्ट इसको बनाया गया या उसी के अंदर से एफिलिएटेड है। इट इज डिजाइन फॉर फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड पर्सन। इट इन्वॉल्व्स, अब इसमें 172 कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुके हैं, लगभग ओलंपिक जितने ही। तो 126 क्योंकि जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारे ओलंपिक से एफिलिएटेड हैं। वहाँ पर पहले 184 था, अभी शायद 196 हो गया है। और लगभग उतने कंट्री 172 कंट्रीज जो है, और 5 मिलियन प्लेयर्स हर ईयर पार्टिसिपेट करते हैं, किसी न किसी छोटे से लेकर बड़े तक। यानी इसका जो छोटा छोटा जो ब्रांच है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, हर जगह सब मिला के करीब 5 मिलियन पीपल जो CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं, यानी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उन लोगों के साथ ये काम करती है। एवरी ईयर मोर देन 1 लाख इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। बहुत बड़ा डेटा है ये, यानी कि 5 मिलियन जो है इंटेलेक्चुअली चैलेंज लोग हैं पूरी दुनिया जो इसमें पार्टिसिपेट करते होंगे, तो और ज़्यादा। उसके बाद फिर जो है 1 लाख तरह के, यानी 100,000 तरह के जो है आपके इवेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइज, छोटे से लेके बड़े तक में। ये भी एक बड़ा डाटा है, तो आपको 2-3 डेटा डाल देना है। एवरी ईयर मोर स्पेशल ओलंपिक इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। EUNIC यूनिस कैनेडी, KNNIDY कैनेडी श्रीवर SHRIVER, तो यूनिक या यूनिस कैनेडी श्रीवर, इनके द्वारा ये स्टार्ट हुआ था। इनकी इच्छा थी कि जो मेंटली चैलेंज लोग हैं, इंटेलेक्चुअली चैलेंज लोग हैं, वो लोग भी जनरल पीपल की तरह अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें तो उनका फ़ायदा होगा, वो भी अपने आप को बेटर फील करेंगे, उनको समाज से जुड़ने का मौका मिलेगा, लोग उनको भी देखेंगे कि हाँ वो भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये शुरुआत हुआ था 1968 में वाशिंगटन में, कहीं कहीं शिकागो लिखा हुआ है कहीं कहीं, तो वाशिंगटन अबली शिकागो में स्टार्ट हुआ था ये। इसका लोगो क्या है? जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। इसका जो मेन मोटो या लोगो है वो जॉय एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, फॉर ऑल द जॉय एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, ये इसका मेन लोगो है। इसका मिशन क्या है? इनहेंस फिटनेस। आप अपने से भी इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं मिशन में। इनहेंस फिटनेस, विल पावर, सोशलाइजेशन, हैप्पीनेस फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ये भी ऑर्गेनाइज्ड होता है 4-4 साल गैप में 1975 के बाद। उससे पहले जो होता था 68 के बाद 70 में हुआ था, 70 के बाद 72 में हुआ था, 72 के बाद 75 में हुआ था। तो 68, 70, 72, 75, लेकिन उसके बाद से लगातार 4-4 साल के गैप में हो रहा है। 75 का 79, 83, 87 इस तरह चल रहा है। तो इतना आप स्पेशल ओलंपिक लिखिएगा, काफ़ी है अगर जितना मैंने बताया। कुछ नाम यूनिस कैनेडी श्रीवर मत भूलिएगा, 1968 मत भूलिएगा, अगर 2-3 चीज़ को अंडरलाइन कर दीजिएगा। फॉर फिजिकली मेंटली चैलेंज पीपल मत भूलिएगा। तो ये सब 2-4 चीज़ें जो है वो अगर आप नहीं भूलते, हाँ अमेरिका में स्टार्ट हुआ ये मत भूलिएगा। तो इक्वलिटी, ये जो है हैप्पीनेस और हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड के मोटो पे काम करता है ये भी। सेकंड हो गया पैरालंपिक्स।
पैरालंपिक्स एक मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट है। ये भी बेसिकली फिजिकली इंटेलेक्चुअल, लेकिन ये बेसिकली फिजिकली के लिए होता है। तो जितने भी डिसेबल्ड पर्सन है, इसमें 10 तरह की डिसेबिलिटी है। तो अगर आपको 10 तरह की डिसेबिलिटी याद नहीं है तो फिर भी एक नज़र मैं बता दूंगा, ताकि कहीं अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया कि ये डिसेबिलिटी है कि नहीं है तो आपको याद रहे। तो ये लुडविग गडवेन के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1948 में। असल में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, इस तरह का कुछ छोटा मोटा इवेंट 1924-28 में भी देखा गया है, लेकिन जो है बेसिकली जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका हाथ कट गया, पैर कट गया युद्ध में। तो उनके लिए सर लुडविग गडमैन ने एक खास छोटे से जगह पर पहले ऑर्गेनाइज किया था, जो है दिव्यांग लोगों के लिए। लेकिन लंदन के पास का कोई हॉस्पिटल था, वहाँ हॉस्पिटल में ही ये आर्मी हॉस्पिटल में ही ये थे लुडविग गडमैन। तो उनके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया 1948 में। धीरे धीरे पॉपुलर हुआ, लेकिन ये बहुत छोटे स्तर पर हो रहा था। 1960 आते तक ऑफिशियली जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब 10-12 साल में, और ज़्यादा कंट्रीज में पार्टिसिपेट करने लगी। और ये धीरे धीरे 1960 जाते तक एक पार्ट हो गया ये भी IOC का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। देखिए ओलंपिक बहुत बड़े स्तर पर पूरे विश्व के खेल को एक तरह से नियंत्रित ओलंपिक करती है, और जितने भी बड़े मेगा इवेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से ओलंपिक से इंस्पायर्ड है, या ओलंपिक के रूल्स उनके मोटो पर चलते हैं। पूरी दुनिया में एकता लाने के लिए, पूरी दुनिया में भाईचारा लाने के लिए, पूरी दुनिया में फिट और हेल्दी पीपल को प्रमोट करने के लिए जो ओलंपिक का अभियान, उसी का सब पार्ट है। तो ये फिजिकली मेंटेन चाहिए या फिर फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए ये स्टार्ट हुआ, और ये भी उससे जुड़ गया। ये 1988 में ऑफिशियली इसका नाम जो है पैरालंपिक्स दिया गया। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का जो सेटअप हुआ है वो 22 सितंबर 1984 को हुआ है। 22 सितंबर 1984 याद रखिएगा। और 88 से ये IOC में जुड़ गया, और उसके बाद ये हर एक 4 साल में, 1988 के बाद हर एक 4 साल में ये हो रहा है ये ओलंपिक। इसमें आप देखते होंगे व्हील चेयर बैठे हुए लोगों का बास्केटबॉल, और ये सब बहुत सारा गेम इसमें जो है आप पैरालंपिक में शॉट पुट, डिस्कस, जेवलिन, ये सब है। तो ये 10 कैटेगरी है इसमें जिसको कि इसके अंदर लिया गया है। कौन कौन कैटेगरी? तो इम्पेयर्ड मसल पावर अगर ब्रेन से इम्पेयर्ड है वो तो अधिकतर, देखिए अधिकतर जब मस्कुलर प्रॉब्लम होता है ना तो ब्रेन से रिलेटेड होता है, और कुछ एक्सीडेंटल होता है, हाथ नहीं है और पैर नहीं है वो। तो इम्पेयर्ड मसल पावर वाला। सेकेंड है इम्पेयर्ड पेसिव रेंज ऑफ मूवमेंट। अब रेंज ऑफ मूवमेंट, कहीं कहीं हाथ ठीक से चल ही नहीं पाता, हिलता है, किसी का पैर हिलता है, वो लिम्ब डिफिशियंसी, जन्म से ही या तो हाथ उंगली नहीं है, या इतना दूर का हाथ नहीं है, या पूरा हाथ नहीं है, यानी कि शॉर्ट लिम्ब है या नो लिम्ब है, या तो हाथ या पैर छोटा है या तो नहीं है। तो लिम्ब डिफिशियंसी वाले लोग। लेग लेंथ डिफरेंसेस, एक पैर बहुत छोटा बड़ा भी होता है जेनेटिकली, या फिर आप जानते होंगे कि एक पैर कट गया तो ब्लेड, जिसको ब्लेड रनर भी कहा जाता है, दोनों पैर कट गया, एक पैर ज़्यादा कम कट गया, तो ये लेग डिफरेंस वाले भी लोग हैं। शॉर्ट स्टेचर, बहुत ज़्यादा जो ड्वार्फ लोग हैं, छोटे लोग रह जाते हैं जेनेटिकली या फिर किसी भी कारण से, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से, तो ऐसे लोगों की भी कैटेगरी में एक रखा गया है कि उनका भी अलग से स्पोर्ट्स होता है। हाइपरटोनिया, ये आपके ब्रेन से मसल में ज़्यादा नर्व इम्पल्स ठीक से नहीं जाता, उसके चलते हो जाता ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच हाइपरटोनिया। असल में ब्रेन और स्पाइनल कोड, तो स्पाइनल कोड से ही सारे, और क्योंकि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो सबसे ज़्यादा स्पाइनल कोड से ही रिलेटेड है पूरे बॉडी का, उसके को हाइपरटोनिया कहा जाता है। अटारिया, ये जो ब्लड के आर्टरीज हैं उनका ब्रेन में संदेश ठीक से नहीं जाने के कारण, ब्रेन में ब्लड ठीक से नहीं जाने के कारण ये हो जाता है अटारिया। एथिटोसिस जो है, इसमें भी स्लो मूवमेंट होता है, ब्रेन से इम्पल्स न जाने के, मूवमेंट चाहते फास्ट करें तो भी एकदम स्लो चलते हैं। कुछ देखेंगे रेस हो रहा है, हर बच्चा धीरे ही धीरे दौड़ रहा है, तो वो है। फिर इसको एथिटोसिस को आप इससे कह सकते हैं कि जो
पैरालिसिस हो जाता है उस टाइप का, हल्का 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 हल्का, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है लेकिन पूरा खुल के नहीं हो रहा है। विजुअल इम्पेयरमेंट, वो तो आप जान ही गए, ब्लाइंड लोग का अलग तरह से मैचेज होता है कुछ, जिसका विजुअली इम्पेयर्ड है, और इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट वाले लोगों को भी इसमें रखा जाता है। तो ये आपका है पूरा का पूरा पैरालंपिक्स का। अब आइए डेफ ओलंपिक्स में। डेफ ओलंपिक्स फर्स्ट गेम्स वर हेल्ड इन 1924 इन पेरिस। ये पेरिस में शुरू हुआ। देखिए, लुडविग गटमैन ने पैरालंपिक स्टार्ट किया, यूनिक कैनेडी सीवर ने स्पेशल ओलंपिक स्टार्ट किया, लेकिन डेफ ओलंपिक का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं किसने स्टार्ट किया। ये सबसे पुराना है एक तरह से गेम में, 1924 से ये स्टार्ट है, इसका ट्रेस है। और डेफ लोग को बहुत ज़्यादा कमी होती नहीं, डेफ लोग एकदम हम ही लोग जैसे होते हैं, सिर्फ सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तो सुन और बोल नहीं पाते, लेकिन बाकी फिजिकली लोग हमारे जैसे होते हैं। बहुत सारे जो है डेफ के भी ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि जनरल ओलंपिक के बराबर हैं, तो उनको भी प्रमाणित किया जाता है, माना जाता है उनको भी कि हाँ ये भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, ओलंपिक में उसका रिकॉर्ड दर्ज रहता है। डेफ ओलंपिक जो है वो 1924 में पेरिस में स्टार्ट हुआ था, फ्रांस में। 1965 तक उसको इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ कहा जाता था। उसके बाद 1965 के बाद 2011 तक उसको इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स कहा जाता था, क्योंकि वो लोग बोल सुन नहीं सकते थे, तो उनको इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स कहा जाता था। लेकिन 2011 के बाद इसको डेफ ओलंपिक्स कहा जाने लगा, यानी कि 2011 से इसका नाम डेफ ओलंपिक पड़ा। 1924 से लेकर 1965 तक इसको इंटरनेशनल गेम्स फॉर डेफ, और उसके बाद 2011 तक इंटरनेशनल साइलेंट गेम कहा जाता था, याद रखिएगा, इतना भी लिख दीजिएगा। तो ये 40 से 48 के बीच, 49 के बीच, 40 से 48 के बीच ये गेम बंद था, जैसे कि ओलंपिक बंद था। 40 और 44 का ओलंपिक भी नहीं हो पाया था, क्योंकि 39 के बाद से ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। लेकिन 39 में लास्ट हुआ था, ये 39 में होके बंद हो गया था और 49 पे शुरू हुआ, यानी बीच का 10 साल नहीं हुआ था। ये शुरू में ये भी 2 साल के गैप में होता था, लेकिन जब 48 के बाद शुरू हुआ तो ये 4-4 साल के गैप में ये भी होने लगा। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेफ इन स्पोर्ट्स। आफ्टर 1949 एवरी 4 इयर्स, हर 4 साल पे होता है। इसका है एक इक्विलिटास करके है इसका लैटिन में, जिसका मतलब होता है इक्वलिटी फॉर ऑल, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द डेफ इसका मेन मोटो है, ऑब्जेक्टिव है। तो अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल डेफ्स टू पार्टिसिपेट एज जनरल पीपल, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव में हुआ। एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल, अब देखिए 2 पार्ट और इसका बचा हुआ है। पहला ये तीनों हो गया कि कौन कौन से डिसेबल्ड पर्सन्स को प्रमोट करते हैं स्पोर्ट्स को, ये 3 कौन कौन? स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक और डेफ ओलंपिक। सेकेंड, एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दे, क्योंकि शुरुआत में करना चाहिए था, कि CWSN किसको कहा था? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो पहले लोग बोलते थे कि वो आदमी अपंग है, यानी डिसेबल्ड है, लेकिन ये निगेटिव वर्ड था, तो इसको हटा दिया गया और बोला गया दिव्यांग है, उसके दिव्य अंग है, या डिसेबल्ड नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड है। ऐसे भी आप देखिए, जिसकी आंखें काम नहीं करती, उनके टच करके किसी भी चीज़ को जानने की जो है, समझने की क्षमता बढ़ जाती है। जो सुन और बोल नहीं पाते हैं, वो इशारों से बात समझाने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। जो जिनके पैर कट जाते हैं, उनके हाथों की शक्ति बढ़ जाती है, तो डिफरेंटली एबल्ड हो जाते हैं। ये पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए लेकिन ऐसे लोगों को स्पेशल नीड की जरूरत है। तो CWSN या चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, उनको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा उनको तवज्जो देने की जरूरत है। तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड इसलिए उनको कहा जाता है। इनके ये जो है एडवांटेज क्या है CWSN के लिए? तो पहले तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट और जोड़ लीजिएगा, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ये चारों डेवलपमेंट में पहले डालिएगा। तब रिक्रिएशन, उनका अच्छा रिक्रिएशन हो जाता है उनके जीवन में। तो एक हेल्दी रिक्रिएशन का साधन है फिजिकल एक्टिविटीज। डिसिप्लिन उनके जीवन में भी लाता है, क्योंकि उनके जीवन में डिसिप्लिन की जरूरत है अपने अनुसार जीने के लिए। प्रोफेशनल अल्टरनेटिव एक उनके जीवन में लाता है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो भी, जैसा भी देखिएगा पैरालंपिक में जो अच्छा कर रहे हैं,
डेफलिम्पिक में जो अच्छा कर रहे हैं उनका वही प्रोफेशन हो गया और वहीं से उनको पैसा आ जाता है। अच्छा, तो प्रोफेशनल अल्टरनेटिव है उनका। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को डेवलप करने का भी एक साधन है। तो ये इसमें से 2-4 जो याद रहे, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये तो डेवलपमेंट आप डाल ही सकते हैं आराम से। एडवांटेजेस ऑफ या ऑब्जेक्टिव भी आ गया तो भी आप इसको डाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है तो भी डाल सकते हैं, एडवांटेज में भी इसको दोनों को डाल सकते हैं आप। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर CWSN। CWSN के लायक हम एक्टिविटी बनाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? तो पहले तो आप जो इक्विपमेंट है उसको मॉडिफाइड कर लीजिए, आपके जो रूल्स है उसको उनके ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाइड कर लीजिए, यानी और मेडिकल चेकअप उनका करा लीजिए। मेडिकल चेकअप में क्या उनकी कैपेबिलिटी है, कितना उनका लिमिटेशन, उसके अनुसार ही एक्टिविटी कराइए। एक्टिविटीज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट पर बेस्ड होना चाहिए। मॉडिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मॉडिफिकेशन इन रूल्स भी उनका थोड़ा थोड़ा उनके अनुसार जो है बना दी। जैसे कि ब्लाइंड के लिए जब क्रिकेट होता है तो बॉल जो है जहाँ फेंका जाता है वहाँ पर एक जहाँ से बॉल फेंकना है और जिधर पे बॉल फेंकना है, दोनों विकेट के बीच कुछ म्यूजिक होता है, और जो बॉल होता है उसके अंदर जो है झंझन झंझन सा रहता है, उसके अंदर कुछ वो रहता है बजने वाला। जब उसको और लुढ़का के फेंकने का रूल होता है, तो रूल का मॉडिफिकेशन हो गया कि ऊपर से नहीं फेंक के लुढ़का फेंकना है। जब लुढ़का के नीचे फेंका जाता है तो बजते हुए झंझन 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 जाता है, ताकि बैट्समैन को सुनाई दे कि बॉल किधर से आ रहा है। जब नज़दीक आवाज़ आ गई तो बैट को जमीन में सटा के वो मारता है। जो फील्डर खड़े हैं उनको भी झंझन के बॉल उनकी ओर आता है तब वो दौड़ते हैं, या पकड़ के फेंकते किधर जैसे आवाज़ आ रहा है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सम रूल्स, मॉडिफिकेशन इक्विपमेंट, स्पेशल ट्रेनिंग, क्योंकि उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। स्ट्रेटजी के अंतर्गत ही आता है कि स्पेशल ट्रेनिंग दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर खेल पाएंगे, और उसको समझने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, खिलाने वाले को भी और खेलने वाले को भी। स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए, उसी के अनुसार चाहिए, जैसे जिस तरह के डिसेबल्ड लोग खेल रहे हैं वैसा इन्वायरमेंट चाहिए। और गाइडेंस ऑफ स्पेशल एजुकेटेड टीचर, स्पेशल एजुकेटेड टीचर और काउंसलर ऐसे हैं जो CWSN के साथ बेहतर डील करते हैं, उनकी वैसी पढ़ाई होती है, तो उस तरह से उनको जो है डील किया जाता है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये चैप्टर जो है अब समझ में आ गया होगा और आप लोग बेहतर ढंग से इसको कर पाएंगे। तो फिर आप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जितने भी लोग आपको मिले उनके साथ अच्छा बिहेव कीजिए, और अपने आप में थैंक्स कीजिए ईश्वर का कि हम सब जो है ठीक है। और जो लोग ठीक नहीं भी हैं वो भी हिम्मत ना हारें, ये रखें अपने अंदर कि हम जैसे भी हैं, जैसा भी ईश्वर ने दिया है हमें, जैसे प्रकृति ने हमें दिया है उसमें हम बेहतर अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कर पाएंगे। ये विश्वास के साथ जिए, आप सब बेहतर करें, यही आशा विश्वास के साथ। सभी को धन्यवाद।